गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लास्ट में अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी देखा था। चलो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी के बाद, अरे सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है कि भाई जो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसे होता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। प्रावस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रावस्था का मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई एक रासायनिक प्रक्रिया है, या तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि दो स्थिति है कि भाई वो प्रारंभिक से अंतिम तक पहुँचा है, उसको हम लोग कहेंगे प्रावस्था। अब जब कोई भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है या फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया अभिकर्मक में से उत्पाद की तरफ जाती है, तब वहाँ पर ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर किस में रूपांतर हुआ है, पानी में। तो वो ऐसे ही रूपांतर नहीं हुआ है, ठीक है ना। साधारणतया बर्फ़ का पिघलना स्थिर दाब पर होता है तथा प्रावस्था परिवर्तन होते समय ताप स्थिर रहता है। तो बर्फ़ पिघल कर पानी बना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रावस्था रूपांतरण या प्रावस्था परिवर्तन। उस दौरान ऊष्मा का लेन देन हुआ है, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वक्त वायुमंडलीय दाब जो है वो स्थिर था, अर्थात दाब जो है वो स्थिर रहता है। अब बर्फ़ पिघल कर पानी में रूपांतर होगा तब उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये बर्फ़ का पिघल कर पानी में रूपांतर होने के लिए सिर्फ एक ही कारक स्थिर रहता है और वो है दाब। तापमान भी बदलता है और ऊष्मा में भी परिवर्तन आता है। अब जैसे ही ऊष्मा में परिवर्तन आएगा, स्वाभाविक है कि भाई स्थिर दाब पर जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम लोग एंथैल्पी का परिवर्तन लेंगे। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जब पानी बर्फ़ अवस्था में है, जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, जब वो लिक्विड में रूपांतर होता है तो इसे हम लोग प्रावस्था रूपांतरण कहेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे गलन, क्योंकि बर्फ़ जो है वो पिघला है। गलन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़न, इसीलिए फ्यूज़ ऐसा लिखा, इक्वल्स टू हो जाएगा 6.0 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ को पिघलने के लिए ये अपने परिवेश में से 6 किलो जूल एक मोल के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, उसका मतलब पॉजिटिव निशान है, तो इसने इतनी ऊष्मा को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो अब ये जो है डेल्टा H0 फ्यूज़न गलन एंथैल्पी, मानक गलन एंथैल्पी, उसे हम लोग कहेंगे मानक अवस्था में है। तो मानक अवस्था में कौन सी एंथैल्पी है, पिघलने वाली, जिसको हम लोग कहते हैं गलन एंथैल्पी। यदि जल बर्फ में बदलता है तो इसके विपरीत प्रक्रम होता है तथा उतनी ही मात्रा में ऊष्मा परिवर्तन में चली जाती है। अगर आप लोग इसको लिए ऐसा लिखो कि भाई H2O लिक्विड इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तब यहाँ पर होगा 6 किलो जूल पर मोल, परंतु वो होगा माइनस में, क्योंकि वो उतनी ऊष्मा को क्या करेगा, मुक्त करेगा, ठीक है ना। चलो आगे, प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। तो मानक अवस्था में गलन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि भाई वो गलन होता है, मतलब कि पिघलता है, मतलब कि ठोस में से द्रव में रूपांतर होता है। और ठोस पदार्थ कितना लेना है हमको, 1 मोल। तो यहाँ पे लिखा है
प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रावस्था रूपांतरण ये है कि वो पिघल रहा है, इसीलिए वो गलन हो रहा है। अब गलन होने के लिए जो एंथैल्पी का परिवर्तन आएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गलन एंथैल्पी परिवर्तन या मानक गलन एंथैल्पी। चलो, ठोसों का गलन उष्माशोषी होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव निशान देख रहे हो ना, तो डेल्टा एच एंथैल्पी का मूल्य पॉजिटिव कब होता है, जब उष्माशोषी प्रक्रिया होती है। अतः सभी गलन एंथैल्पियाँ धनात्मक ही होंगी। जल के वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके क्वथनांक Tb एवं स्थिर दाब पर अगर देखें कि पानी बदल गया वाष्प में, तो उसके लिए एंथैल्पी होगी मानक एंथैल्पी वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। इंग्लिश में वाष्पीकरण को कहते हैं वेपराइजेशन, इसलिए मैंने वेप लिखा है, वेपर। उसके लिए भी यहाँ पर लिक्विड से गैस में रूपांतर करने के लिए उसको परिवेश में से ऊष्मा चाहिए। तो ऊष्मा चाहिए मतलब ऊष्मा का ग्रहण करता है, इसीलिए उसका एंथैल्पी का परिवर्तन धनात्मक आएगा। कितना, 40.78। तो पानी जो है 40.779 किलो जूल प्रति मोल जितनी जो है ऊष्मा को प्राप्त करके वायु में रूपांतर होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये डेल्टा एच मैंने ये जो लिखा, तो ये कौन सी एंथैल्पी है, तो ये है वाष्पीकरण की मानक एंथैल्पी। चलो, उसके लिए परिभाषा क्या होगी, किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी वाष्पन एंथैल्पी या मोलर एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि ये है 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल होता ही है। ठीक है, मोल नहीं लिखते हम लोग, आगे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 1 मोल होता है। ठीक है ना। तो किसी द्रव, अभी ये लिक्विड अवस्था में, तो किसी द्रव के 1 मोल को स्थिर तापमान एवं मानक दाब, ठीक है ना, कितना मानक दाब होता है, 1 बार, मानक दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए हम लोग जो ऊष्मा देते हैं उस आवश्यक ऊष्मा को उसकी वाष्पन एंथैल्पी कहा जाता है। या मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। बोलो, समझ में आया। चलो, ठोस से द्रव में रूपांतर देख लिया, द्रव से गैस में रूपांतर देख लिया। अब हम लोग ठोस से सीधा गैस में रूपांतर देखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे ही गैस में बदल जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है ना, जो सॉलिड होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं या तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो शुष्क बर्फ है उसके लिए यहाँ पर ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी दी गई है। ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, इसलिए ये हो गया SUB, और उसके लिए मूल्य है 25.2 किलो जूल पर मोल। और उसके लिए तापमान है 195 केल्विन पर ये ऊर्ध्वपातित होती है। मतलब कि ये पहले ठोस अवस्था में होता है और ठोस अवस्था में से बदल जाता है सीधा गैस फॉर्म में। ठीक है ना, सॉलिड टू गैस, इंग्लिश में कहेंगे सब्लिमेशन, हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वपातन। लेकिन इस शुष्क बर्फ को गैस अवस्था में रूपांतर होने के लिए 25.2 किलो जूल पर मोल जितनी ऊर्जा चाहिए, अर्थात उसके लिए तापमान होगा 195 केल्विन। नेक्स्ट है नेप्थेलिन गैस। नेप्थेलिन गैस वायु में धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होती है, जिसके लिए उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी है 73 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी नेप्थेलिन के लिए दिया गया है,
ठीक है। नेप्थेलिन के लिए दिया गया है 73.0 किलो जूल पर मोल, जो शुष्क बर्फ से 25 से ज़्यादा है, लगभग 3 गुना है। इसीलिए इसको जो है नेप्थेलिन को 3 गुना वक्त लगेगा उसको गैस में रूपांतर होने के लिए। तो किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर ऊर्ध्वपातन होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी इस तरह से दर्शाया जाता है। कितनी आयु? तो यहाँ पर प्रावस्था में जो है एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये सभी में हम लोगों ने डेल्टा डेल्टा एंथैल्पी परिवर्तन सब जगह हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या बता रहा है कि भाई पहली अवस्था में एंथैल्पी क्या थी, अंतिम अवस्था में एंथैल्पी क्या है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो हम लोगों को परिवर्तन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं करनी होती है, हम लोगों को सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में जो परिस्थिति उपस्थित है उसको ही देखना होता है। वो कैसे प्राप्त हुई उसको हम लोगों को नहीं देखना है, लेकिन फिर भी थोड़ी 5-6 लाइन है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हो रहा होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान उस पदार्थ के अंतर आणविक बलों की क्षमता पर निर्भर करता है जिसका प्रावस्था परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि बर्फ़ पिघलकर पानी में रूपांतर हो रहा है, ठोस से द्रव में रूपांतर हो रहा है, तो वहाँ पे प्रावस्था परिवर्तन है। तो वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर अंतर आणविक बल की क्षमता कैसी है। स्वाभाविक है, आप लोग थोड़ा सा जो है हम लोग सोच सकते हैं कि अगर अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल यदि अधिक होगा तो फिर उसके लिए जो है ऊर्जा जो है अधिक लगने वाली है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, ठीक है। इस तरह से उदाहरण के लिए अगर हम लोग समझें कि भाई जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध इसकी द्रव अवस्था में जल के अणुओं को प्रबलता से बांधे रहते हैं। कार्बनिक द्रव जैसे एसीटोन में अंतर आणविक द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया विशेष रूप से दुर्बल होती है। अब पानी की बात एसीटोन के साथ की गई है। पानी के अंदर प्रबल हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जबकि एसीटोन के अंदर तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। तो हाइड्रोजन आबंध प्रबल है और एसीटोन के अंदर अंतर आणविक द्विध्रुव जो है अंतर्बल जो है वो निर्बल है। इसलिए स्वाभाविक है कि अगर एक हाथ में पानी को रखें दूसरे हाथ में एसीटोन को रखें तो दोनों की तुलना में एसीटोन जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा। तो उसके लिए जो यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी है या तो वाष्पीकरण एंथैल्पी है, वेपराइजेशन एंथैल्पी है, वो बहुत कम मिलेगी। उसकी ऊर्जा जो है वो कम आएगी क्योंकि वो तुरंत जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। पानी के लिए उसकी वाष्पीकरण एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा आएगी एसीटोन की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर प्रबल अंतर आणवीय हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार इसके 1 मोल वाष्पीकृत होने में जल के 1 मोल को वाष्पीकृत होने की अपेक्षा कम ऊष्मा की आवश्यकता है। मतलब कि एसीटोन को वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा कम चाहिए, पानी को अधिक चाहिए। बोलो समझ में आया? ठीक है। आप लोग टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 6.1 में देख सकते हो, सभी के लिए उसकी फ्यूज़न और वाष्पीकरण एंथैल्पी मतलब कि गलन और वाष्पीकरण एंथैल्पी वहाँ पर दी गई है। जिसकी वाष्पीकरण एंथैल्पी कम होगी वो जल्दी से वाष्प में रूपांतर होगा, जिसकी वाष्पीकरण एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसको थोड़ा सा देर लगेगा, अधिक वक्त लगेगा, और जिसकी गलन एंथैल्पी कम होगी वो धीरे धीरे पिघलेगा, मतलब कि जल्दी से पिघल जाएगा, और जिसकी गलन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसको थोड़ा सा अधिक वक्त लगता है। बोलो समझ में आया? तो यहाँ तक हम लोग जो है ये थियरी यहाँ पर पूर्ण हो रही है। ये थियरी के ऊपर से हमारे पास जो है एक सवाल है, उस सवाल को हल करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं उदाहरण 6.7। यार खोल के चले गए।
प्रकाश आ रहा है तो कल वीडियो में दिख नहीं रहा है। देखो उदाहरण 6.7 में नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, क्योंकि अब हमारा लेक्चर चालू हो रहा है 12th का, ठीक है ना, मुझे जाना पड़ेगा।